द्वितीय वर्ष इतिहास के द्वितीय प्रश्न पत्र में सभी विद्यार्थियों का स्वागत। आज हम जिस टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे वो है महात्मा गांधी के नेतृत्व में जन आंदोलन। जैसा कि हम सब जानते हैं कि महात्मा गांधी ने पहले दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह और अहिंसात्मक आंदोलन के द्वारा अंग्रेज़ों की जड़ें हिला दी थी। उसी प्रकार जब महात्मा गांधी भारत आए तो उन्होंने यहाँ पर भी आकर विभिन्न आंदोलनों का नेतृत्व किया और अंग्रेज़ों को भारत छोड़ने पर विवश किया। महात्मा गांधी ने जब भारत की राजनीति में प्रवेश किया था उस समय भारत की स्थिति कुछ अलग अलग कारणों के ऊपर डिपेंडेंट थी। सबसे पहला पॉइंट, भारत के प्रति ब्रिटिश सरकार की नीति। ब्रिटिश सरकार ने भारत को सिर्फ और सिर्फ व्यापार के लिए एक बाजार के रूप में उपयोग किया था और धीरे धीरे उन्होंने साम्राज्यवादी लिप्सा को बढ़ाते हुए पूरे भारत को अपने कब्जे में ले लिया था। जब गांधी जी का भारत में की राजनीति में प्रवेश हुआ उस समय कांग्रेस नरम दल और गरम दल दो दलों में विभाजित थी और उदारवादी और उग्रवादियों के दो गुट बने हुए थे। दोनों के तरीके अलग अलग थे। जहां उदारवादी सिर्फ प्रार्थना पत्र से संतुष्ट थे, अंग्रेज़ों को प्रार्थना पत्र देकर वे अपनी बात मनवाने पर संतुष्ट रहते थे, वहीं उग्र राष्ट्रवादी जो थे वे अब विभिन्न प्रकार की आंदोलनों और विभिन्न प्रकार के विद्रोहों के द्वारा अपनी बात मनवाना शुरू कर रहे थे। तो उस समय ये स्थिति राजनीति में ये स्थिति मौजूद थी। उसी प्रकार जो मुस्लिम वर्ग था उसमें भी असंतोष व्याप्त था। उन्हें भी अपना प्रतिनिधित्व ब्रिटिश सरकार के विभिन्न आयोगों में चाहिए था और साथ ही साथ वे लोग जो ख़ास तौर पर एक मुस्लिम वर्ग का एक बड़ा छोटा सा धड़ा था वो कांग्रेस से भी असंतुष्ट था, क्योंकि उन्हें लगता था कि कांग्रेस की वजह से मुस्लिम लोग जो हैं वो उनको बढ़ोतरी नहीं मिल पा रही। तो ये भी एक कारण था जो उस समय भारत की राजनीति में व्याप्त था। इस टाइम पीरियड में तिलक और एनी बेसेंट द्वारा होम रूल आंदोलन चलाया गया था, जिसमें उन्होंने मुख्य रूप से स्वराज्य का नारा दिया था। यहाँ पर तिलक द्वारा ये कहा गया कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। तो ये उस समय होम रूल आंदोलन की जो एक प्रक्रिया थी, जिसकी वजह से धीरे धीरे लोगों में ये एक चर्चा का विषय बन गई और लोगों में ये जन जागृति पैदा हुई कि हमारे को अपना खुद का स्वराज्य अर्थात स्वराज्य, खुद की राज्य पर आधिपत्य होना और उसको चलाना, मतलब हमारे राज्य को हम ही प्रशासनिक रूप से चलाएं, ये चर्चा आम हो गई थी और लोग इस होम रूल आंदोलन में जुड़ने लगे थे। ऐसे समय में जब भारत की राजनीति में महात्मा गांधी का प्रवेश हुआ तो यहाँ पर उन्होंने वही सब देखा जो वो दक्षिण अफ्रीका में देख के आए थे, अर्थात ब्रिटिशर्स द्वारा भारतीयों का दमन। यहाँ पर शिक्षा के क्षेत्र में, उनके धर्म के क्षेत्र में, उनकी सामाजिक कुरीतियों के क्षेत्र में, सब चीज़ों में धीरे धीरे अंग्रेज़ों ने अपना रुतबा कायम कर लिया था, अर्थात हर चीज़ में उनके द्वारा अंग्रेज़ों द्वारा दखल दिया जाता था। सबसे ख़ास बात यह है कि जो साम्राज्यवाद की भावना थी अंग्रेज़ों की, उसकी वजह से उन्होंने पूरे भारत का प्रशासन अपने हाथ में ले लिया था। ऐसे समय में गांधी जी द्वारा भारत की राजनीति में प्रवेश, धीरे धीरे उन्होंने विभिन्न आंदोलनों द्वारा भारत की राजनीति में एक बहुत ही अहम पहचान अपनी बना ली थी। और ये जो सबसे प्रथम आंदोलन जो उनके द्वारा चलाया गया वो था असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन का प्रमुख रूप से अर्थ ये है कि गांधी जी द्वारा ये कहा गया कि हमें ब्रिटिश सरकार का असहयोग करना है, अर्थात हम उनके जो सरकारी कार्यालय हैं वहाँ से इस्तीफ़ा दे दें, हम जो उनके शिक्षण संस्थान हैं, ख़ास तौर पर जो अंग्रेज़ी स्कूल जो उनके द्वारा डाले गए थे या अंग्रेज़ों द्वारा जो स्कूल चलाए गए थे उनका हम बहिष्कार करें, हम अंग्रेज़ी सामान का बहिष्कार करें, हम अंग्रेज़ी कपड़ों का बहिष्कार करें। तो इस तरह से ये असहयोग आंदोलन गांधी जी द्वारा शुरू किया गया।
इस असहयोग आंदोलन की जब हम बात करते हैं तो जब ये आंदोलन शुरू हुआ उस समय एक छोटी सी क्षेत्र की जनता गांधी जी के साथ जुड़ी, लेकिन धीरे धीरे ये असहयोग आंदोलन की आग पूरे भारत में फैल गई। गांधी जी ने इसमें खास तौर पर ये कहा था कि ये जो आंदोलन है ये मैं सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह के मार्ग पर चलकर करना चाहता हूँ। इसमें हिंसा का कहीं भी स्थान नहीं है। तो जैसे जैसे ये आंदोलन आगे बढ़ता गया और जैसे जैसे लोग इसमें जुड़ते गए तो धीरे धीरे इसके स्वरूप में कुछ बदलाव आने लगा। अर्थात जहाँ से ये आंदोलन अहिंसा के नाम से शुरू हुआ था और बहुत दूर तक चला भी, लेकिन चौरी चौरा कांड एक ऐसा कांड हुआ जिसकी वजह से गांधी जी द्वारा वहाँ पर एक पूरे थाने को मय पुलिस जाब्ते के जला दिया गया जनता द्वारा, इसी आंदोलन के प्रहरी थे। अर्थात ये जो जनता जो असहयोग आंदोलन में जुड़ी हुई थी उनके द्वारा ये कृत्य किया गया। गांधी जी इस बात से बहुत दुखी हुए, द्रवित हुए, क्योंकि उन्होंने ये बात शुरू में ही कही थी कि आंदोलन जो है वो हिंसात्मक नहीं होना चाहिए। और जैसे ही उन्हें इस घटना की जानकारी मिली उन्होंने उसी समय वो आंदोलन, असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया। तो इस प्रकार असहयोग आंदोलन समाप्त हो गया। इसके बाद रॉलेट एक्ट और जलियांवाला हत्याकांड, ये दो और ऐसे इम्पोर्टेंट भारतीय राजनीति के इम्पोर्टेंट स्तंभ हैं जो हमें उस समय हमारी ब्रिटिश राजता की याद दिलाते हैं। जब जब हम इनके बारे में पढ़ते हैं या इनकी जानकारी करते हैं हमें बहुत दुख होता है कि उस समय किस तरह से ब्रिटिश सरकार ने हमारे यहाँ पर ऐसे एक्ट लागू करके लोगों को दबाने का कार्य उनके द्वारा किया गया। रॉलेट एक्ट, जिसमें ये कहा गया था कि किसी भी व्यक्ति को बिना किसी अपील के, बिना किसी वकील के, बिना किसी दलील के जेल में बंद किया जा सकता है। इस तरह से ब्रिटिश सरकार ने अपने अधिकारों को असीमित कर लिया था, क्योंकि वो जिसे चाहे उसको जेल में डाल सकती थी, जिसमें न अपील, न वकील, न दलील। इस रॉलेट एक्ट के विरोध में जलियांवाला बाग पंजाब में एक सभा हो रही थी। अमृतसर में है ये जलियांवाला बाग, और जब वहाँ पर सभा हो रही थी तो उसी समय वहाँ पर बहुत सारे लोग मौजूद थे। ये जो बाग था इसमें घुसने का एक छोटा सा रास्ता था। तो जनरल डायर, जो उस समय वहाँ के पुलिस अधिकारी थे, वो अपनी सेना लेकर वहाँ पहुँचे और उन्होंने वो गेट बंद कर दिया और चारों तरफ से उस जनता को घेर कर सब तरफ से गोलियां चलाने का आदेश दे दिया। बहुत सारे लोग शहीद हुए, बहुत सारे लोग घायल हुए, और जनरल डायर जो है वो इस नृशंस हत्या का सबसे इम्पोर्टेंट व्यक्ति माना गया, जिसके द्वारा यह हत्याकांड किया गया। तो ये जलियांवाला हत्याकांड जो है एक दाग है ब्रिटिश सरकार, एक बहुत बड़ा दाग था ब्रिटिश सरकार के ऊपर कि उन्होंने बिना किसी को कोई अल्टीमेटम दिए, बिना कोई चेतावनी दिए निहत्थे लोगों के ऊपर गोलीबारी कर दी थी। इस तरह से जनरल डायर द्वारा वो जो आंदोलन चलाया जा रहा था, जो बहुत ही शांतिप्रिय था, बहुत ही चुपचाप लोग बैठ के सुन रहे थे, उसमें उन्होंने जलियांवाला बाग में जाकर इस तरह का कृत्य उनके द्वारा किया गया जो बहुत ही शर्मनाक था। तो ये एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट कारण था जलियांवाला हत्याकांड, जिसमें गांधी जी को जब इसके बारे में पता लगा तो वो बॉम्बे से पंजाब के लिए रवाना हुए, लेकिन ब्रिटिशर्स ने उन्हें पंजाब पहुंचने नहीं दिया और बीच में ही उन्हें वापस बॉम्बे लौटने के लिए विवश कर दिया। इसी टाइम पर हुआ था एक खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन में भी गांधी जी द्वारा मुस्लिमों का साथ दिया गया, क्योंकि गांधी जी ये समझते थे कि हिंदू और मुस्लिम दोनों एक ही देश के लोग हैं और सबको साथ लेकर चलने से ही भारत जो है वो स्वतंत्रता को प्राप्त कर सकता है। असहयोग आंदोलन की प्रगति एवं इसे स्थगित करने के परिणाम। इस असहयोग आंदोलन जो मैंने आपको बताया था कि बिल्कुल बीच में ही इसे स्थगित करना पड़ा। ऐसा कहा जाता है कि असहयोग आंदोलन अपनी चरम स्थिति पर था, बहुत ही सफल हो गया था। ब्रिटिशर्स तक डर गए थे कि किस तरह से पूरी जनता जो है वो इस आंदोलन के साथ जुड़ गई थी। तो ब्रिटिशर्स को भी ये लगने लग गया था कि किस प्रकार इस आंदोलन को ख़त्म किया जाए, क्योंकि ख़ास बात यह है कि ये सत्य, अहिंसा
और सत्याग्रह के मार्ग पर चलते हुए, और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि इसमें किसी प्रकार का हिंसा का सहारा नहीं लिया जा रहा था, ऐसा आंदोलन था ये। तो जैसे ही चौरी चौरा कांड हुआ और इसे स्थगित किया गया, उसके साथ ही जो परिणाम हमारे को दिखाई देते हैं वो है हिंदू मुस्लिम एकता का भंग होना, महात्मा गांधी की गिरफ्तारी, क्योंकि अंग्रेजों को लग गया था कि अगर महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया जाए तो हम इस आंदोलन को जो स्थगित हुआ है, उस आंदोलन का जो बाद के परिणाम है उनको भी रोकने में सफल हो जाएंगे। मुस्लिम लीग के साथ साथ हिंदू संगठन का भी विरोध इस आंदोलन को स्थगित करने के लिए हुआ, क्योंकि लोगों को ये लगने लगा था कि अब शायद हमें स्वतंत्रता प्राप्त हो जाएगी। लोग पूरे मन वचन से, धर्म से, धन से इस आंदोलन के साथ जुड़ गए थे, और जैसे ये अचानक से स्थगित किया गया तो लोगों में एक बहुत निराशा से वापस हो गई। तो चाहे वो मुस्लिम लीग हो, चाहे वो हिंदू संगठन हो, वे सब इसका विरोध करने लगे कि आंदोलन को क्यों स्थगित किया गया है। द्विराष्ट्र सिद्धांत परिपक्व हो उठा। इस आंदोलन के बाद, असहयोग आंदोलन के बाद, मुस्लिम लीग एक अलग ही रास्ते पर निकल पड़ा, और यहाँ पर धीरे धीरे एक आहट से सुनाई देने लगी द्विराष्ट्र सिद्धांत की, अर्थात दो देशों के रूप में भारत के पार्टीशन की। कांग्रेस में दो विचारधाराओं का उद्भव, परिवर्तनकारी जो परिवर्तन नहीं चाहते थे, अर्थात वे लोग जो बदलाव चाहते थे कांग्रेस में, और साथ ही साथ एक ऐसा गुट भी था जो किसी तरह का कोई बदलाव कांग्रेस में नहीं चाहता था। इसी टाइम पीरियड में, मतलब जब गांधी जी को जेल हो गई और उनको गिरफ्तार करके जेल में भेज दिया गया, तब भारत की राजनीतिक पटल पर एक पार्टी का उदय हुआ। ये थी स्वराज पार्टी। कांग्रेस से ही निकलकर इस पार्टी का जो कहना चाहिए गठन किया गया, और इसका गठन करने वाले जो सबसे प्रमुख व्यक्ति थे वो थे मोतीलाल नेहरू, जो जवाहरलाल नेहरू के पिता थे। तो उन्होंने एक स्वराज पार्टी की स्थापना उनके द्वारा की गई। तो उन्होंने यूँ कहना चाहिए कि इन्होंने उस गैप को भरा जो गांधी जी के गिरफ्तार होने के कारण उस समय की राजनीति में आ गया था। इसी समय साइमन कमीशन का भारत में आगमन हुआ। उस साइमन कमीशन का भारत में आगमन खास तौर पर जो विभिन्न रिपोर्टें बार बार बनाई जाती थी, और ख़ास तौर पे जो 1919 का अधिनियम आया था, उसके बाद किस तरह से उसमें क्या बदलाव आया और उसका कितना इम्प्लीमेंटेशन हुआ, उसको देखने के लिए साइमन कमीशन जो है वो भारत आया था। मतलब साइमन के नेतृत्व में जो कमीशन था वो भारत आया था। और जब वो यहाँ पहुँचे तो उनका हर तरफ से बहुत ज़्यादा विरोध हुआ, और हर जगह एक ही नारा लगा, साइमन वापस जाओ, साइमन वापस जाओ। इसी साइमन कमीशन का विरोध करते हुए पंजाब में लाला लाजपत राय जो है, उनके ऊपर जब वहाँ पर उस रेलवे स्टेशन पर लाठीचार्ज किया गया, तो लाला लाजपत राय भी वहाँ मौजूद थे, और उन्होंने भी इसका विरोध वो पुरजोर रूप से कर रहे थे, नेतृत्व कर रहे थे। और जब वहीं पर उस समय जब लाठीचार्ज हुआ तो एक लाठी उनके सिर पे भी लगी, और वो बेहोश हो गए वहाँ पर, और बाद में उनकी मृत्यु हो गई और वे देश के लिए शहीद हो गए। तो ये जो साइमन कमीशन था 1927 में भारत आया था, और इसको हर जगह पर सिर्फ एक ही नारा सुनना पड़ा, साइमन वापस जाओ। यहीं पर कांग्रेस द्वारा, मतलब इसके कुछ समय बाद ही कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि दो दल बन गए थे, परिवर्तनकारी और अपरिवर्तनकारी, मतलब जो परिवर्तन चाहते थे और कुछ लोग जो परिवर्तन नहीं चाहते थे। तो जो धड़ा कांग्रेस का परिवर्तन की पथ पर चल रहा था, उनके द्वारा धीरे धीरे कांग्रेस की बागडोर अपने हाथ में ली गई, और तब उन्होंने ये बात मानी, या यूँ कहना चाहिए कि कांग्रेस के सभी लोगों ने ये बात मानी कि अब वो समय आ गया है जब हमें पूर्ण स्वराज की मांग करनी चाहिए। तो इस तरह से भारतीय राजनीति में गांधी जी का प्रवेश भी हुआ, साथ ही साथ अलग अलग राजनीतिक पार्टियां भी बनी, जो भले कुछ समय के लिए रही, लेकिन उन्होंने एक छाप जो है वो भारत की राजनीति पर छोड़ी। धन्यवाद।